के बाद आज कम लोग आए क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरे? देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने देखा था कि कृषि के संबंध में बायोटेक की क्या क्या उपयोगिता है। ठीक, फिर जो हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे वो था कि मेडिकल के संदर्भ में क्या उपयोगिता है। तो मेडिकल वाला टॉपिक डिस्कस करें तो उसमें हमने डिस्कस किया था ह्यूमन इंसुलिन के बारे में। ह्यूमन इंसुलिन के बाद जो टॉपिक था हमने जीन थेरेपी के बारे में देखा। जीन थेरेपी के बाद जो हमने पढ़ना था वो था आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो हम बात कर रहे थे इसमें बायोटेक इन मेडिसिन। टेक का मतलब पूरा है टेक्नोलॉजी, बायोटेक इन मेडिसिन या मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड या मेडिसिन। तो इसमें हमने डिस्कस किया था पिछले टाइम पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पढ़ा था कल। फिर हमने बात की थी जीन थेरेपी के बारे में। और जो आज हमें बात करनी है वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, आणविक निदान। हमने पहला और दूसरा पॉइंट पढ़ा था, आज तीसरा पढ़ेगा। ठीक है, तो जरा मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में कोई बता सकता है कि कल हमने पढ़ा था वो क्या होता है, कैसे बनाया जाता है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? बैक्टीरिया से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाया था कल? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और ई कोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए बनाया। ठीक है, जो ह्यूमन इंसुलिन होता है वो किस अवस्था में सेक्रेट होता है? प्रो हार्मोन के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी सेक्रेट होता है प्रो हार्मोन के तौर पर, क्योंकि उसमें सी पेप्टाइड चेन का अतिरिक्त फैलाव होता है। और जब हम इसे एक्टिव करते हैं तो क्या होता है, जो सी चेन है यहाँ से हट जाती है और ए और बी बचती है, तब वो क्या कहलाता है? एक्टिव इंसुलिन कहलाता है। ठीक है, इसको अमेरिकी कंपनी ने बनाया था, उसका नाम क्या था? एलिन। ठीक है, कुछ बातें याद रखना है। और सबसे खास बात है कि जो ये इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, बात करी थी जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या होता है बेटा? अगर जीन के स्तर पर कोई दोष हो जाए, दोष होना मतलब कोई म्यूटेशन आ जाए या किसी बेस में कुछ कह सकते हो कि खराबी हो जाए, ठीक है, तो उसके द्वारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, या बनेगा तो बहुत कम मात्रा में बनेगा, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है कि हम उस दोष युक्त जीन को वहाँ से क्योर करते हैं, अच्छे जीन के माध्यम से उसको रिप्लेस करते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल देखा था, एडेनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था? एडेनोसिन डीएमिनेज। तो एडेनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम मतलब प्रोटीन है। तो इस एंजाइम को कोड करने वाले जीन में अगर कोई कमी आ जाए तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। और इस एंजाइम की उपयोगिता क्या थी कि ये प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अति आवश्यक होता है। और इसको क्योर करने के लिए दो तरीके बताए गए थे, पहला है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दूसरा था एंजाइम रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये दोनों तरीके याद रखने हैं। अब इसको अगर एडी की कमी को दूर करें तो उसके दो तरीके हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और दूसरा क्या हो सकता है? एंजाइम रिप्लेसमेंट। ठीक है, इतना याद रखना। तो अब हम बात करेंगे आज पे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस या आणविक निदान। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर बात करें, आप किसी भी लेबोरेटरी में जाते हो, ठीक है, किसी भी मेडिकल लेबोरेटरी में जाते हो टेस्टिंग के लिए, अगर कोई भी बीमारी होती है तो क्या डॉक्टर क्या कहता है? या तो आपका ब्लड सैंपल लेता है या यूरिन सैंपल लेता है। ठीक है, तो ब्लड सैंपल लेगा या यूरिन सैंपल लेगा और पता करेगा कि व्यक्ति में कौन सी बीमारी के लक्षण है। ठीक है,
लेकिन कभी ये पता चल जाएगा, कभी ऐसा पता लगता है कि अगर मान लो सपोज हमें रोग के लक्षण कब उत्पन्न होते हैं, जब हमें बीमारी हो चुकी होती है तब, ठीक है। अगर पूर्व में ही रोग के लक्षण जब ना हो हमें पता चल जाए कि ये बीमारी, तो उसको हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमें भी पता चल जाए कि हमें ये बीमारी लक्षण आने से पहले ही पता चल जाए, ठीक है, तो हम उसे पता कर सकते हैं, पहले से ही क्योर कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल जो हमारी मेथड है इस्तेमाल करने के, उनमें क्या है, ब्लड के द्वारा या यूरिन के द्वारा इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें क्या है, लक्षण आने के बाद पता चलता है कि हमें ये रोग है, ठीक है ना। तो बायोटेक का यूज़ क्या है कि लक्षण आने से पहले हम उसको उसको पहले ही से पता कर लें या उसको पहले से डायग्नोस कर लें, तो उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो दो तरीके होता है इसमें, ट्रेडिशनल लिखना नहीं है तो केवल समझ, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न में क्या होता है, बायोटेक का इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न मेथड। इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्लड सीरम या यूरिन का इस्तेमाल, ठीक है ना। यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, एलिसा एक टेस्ट होता है, ELISA, और एक नाम और है ऑटो रेडियोग्राफी। ये 4 मेथड इस्तेमाल करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इस्तेमाल होने वाले मेथड है मॉडर्न मेथड कहलाते हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, एलिसा, ऑटो रेडियोग्राफी। जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है, ब्लड सैंपल दे देते हैं या यूरिन सैंपल देते हैं, तो उसके जरिए रोग का पता चलता है। यहाँ पे लक्षण आने के बाद पता चलता है। ट्रेडिशनल में क्या है बेटा, लक्षण आने के बाद, यानी बीमारी के लक्षण आने के बाद पता चलता है। यहाँ बीमारी के लक्षण आने से पहले हम उसको पता करते हैं। अंतर दोनों में इतना, जरा इसके बारे में थोड़ा सा लिखो। रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान व उसके क्रिया विज्ञान, रोग की प्रारंभिक पहचान व उसके क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है, उपचार की परंपरागत विधियों, परंपरागत ये वाली ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है ना। परंपरागत कौन सी हो जाएगी ना, ट्रेडिशनल हमारी, तो वही लिखना है। उपचार की परंपरागत विधियों ब्रैकेट में लिखो, सीरम व मूत्र विश्लेषण यानी यूरिन एग्जामिनेशन, सीरम व मूत्र विश्लेषण आदि, ब्रैकेट बंद करो, का प्रयोग करते हुए प्रारंभ में रोग का पता लगाना संभव नहीं होता। प्रारंभ में रोग का यानी बीमारी का पता लगाना संभव नहीं होता। आधुनिक तकनीकों में जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको लिखते हैं पुनर्योज डीएनए प्रौद्योगिकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और हिंदी में लिखते हैं इसको पुनर्योज डीएनए प्रौद्योगिकी,
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कॉमा एलिसा, ये लिखा है एलिसा, ELISA, कैपिटल में लिखा सर, एलिसा तथा ऑटो रेडियोग्राफी, ये बोर्ड पे लिखो, तथा ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है, रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। ठीक है बेटा, फुल स्टॉप लगाओ। दोनों में अंतर पता चला ना, कहां पे अंतर है? देखो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, उसमें रोग की प्रारंभिक पहचान नहीं हो रही है, इसमें क्या है, रोग की प्रारंभिक पहचान आप कर लेंगे। ठीक है, अधिकांशतः होता ही है कि कोई भी बीमारी जब होती है तो उसके लक्षण आने के बाद ही पता चलता है कि हमें ये बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बुखार आता है, फीवर आता है, तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बुखार आने का लक्षण क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना है। ठीक है, अगर कोई भी सर्दी जुकाम लगता है तो उसका लक्षण क्या है, खांसी, छींक आना, शरीर में थकावट रहना, हल्का सा फीवर आना, ये सारे उसके लक्षण। तो कोई भी बीमारी होती है तो उसको कैसे पहचानते हैं, उसके लक्षण आने के बाद ही पहचानते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा सा है। छोटा सा एग्जांपल है PCR, ये वाला पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR। और इसमें लिखो बेटा, एड्स रोगियों की पहचान, एड्स, HIV एड्स रोगियों की पहचान एड्स रोगियों की पहचान हेतु PCR तकनीक का उपयोग किया जाता है। एड्स रोगियों की पहचान हेतु PCR तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। फुल स्टॉप, अगला पॉइंट है इसमें। PCR का उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में, संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। होने वाले उत्परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो उत्परिवर्तन बेटा क्या होता है? उत्परिवर्तन क्या होता है कोई बताएगा? उत्परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन क्या होते हैं? सडन जेनेटिक चेंजेस इन DNA, ये चीज यानी कि DNA में अचानक से होने वाले बदलाव क्या कहलाते हैं? म्यूटेशन कहलाते हैं। ठीक है ना, और उसके कई कारण होते हैं, जैसे UV रेडिएशन हो गया। ठीक है ना, UV रेडिएशन का एक तरीके का म्यूटाजेन है। म्यूटाजेन मतलब म्यूटेशन को उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? म्यूटाजेन कहलाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है म्यूटाजेन में? UV रेडिएशन। UV रेडिएशन अगर पड़ता है तो वहाँ पे जो जीनिक संरचना है उसमें बदलाव हो जाता है। ठीक है, म्यूटेशन पैदा हो जाता है। चलो, तो PCR के दो उपयोग लिखे हमने। पहला एड्स रोगियों की पहचान है, दूसरा क्या है? संदेहात्मक कैंसर रोगियों में अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो उसकी पहचान है। ठीक है, अगला लिखो एलिसा, ये वाला ELISA, एलिसा। बेटा कोविड में जो इस्तेमाल होता है वो RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एलिसा, ये वाला, इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं पहले, क्या होता है?
एलिसा की बात करें, इसकी फुल फॉर्म देखो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, इसका पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ऐसे का मतलब तरीके से परीक्षण ही होता है, ठीक है, परीक्षण। ऐसे यहाँ पे ESSAY नहीं है, निबंध वाला ऐसे नहीं है, ESSAY है ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे का मतलब तरीके से यहाँ पे परीक्षण ही डायग्नोसिस। गैस के लिए आपसे पूछा जाएगा सवाल कि एलिसा किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है ना। सवाल पूछा जाएगा कि एलिसा जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये सिद्धांत क्या होता है इसका, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन मतलब प्रतिजन और प्रतिरक्षी के सिद्धांत पर कार्य करता है। यही हमें लिखना है, तो इसमें लिखो एलिसा प्रतिजन प्रतिरक्षी, इस तरीके से बेटा, एलिसा प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक सिद्धांत, पारस्परिक सिद्धांत पारस्परिक सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है बेटा, इसको एंटीजन बोलेंगे, यहाँ पे इसको एंटीजन बोलेंगे, इसको एंटीबॉडी बोलेंगे, और पारस्परिक सिद्धांत मतलब इंटरेक्शन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन प्रिंसिपल, ठीक, तो ये है। इसमें पॉइंट बना के लिख लो। एलिसा का इस्तेमाल HIV/AIDS की पहचान में होता है। एलिसा का इस्तेमाल HIV/AIDS की पहचान में होता है। एलिसा का इस्तेमाल HIV/AIDS की पहचान में होता है। ठीक है बेटा, अगला लिखोगे ऑटो रेडियोग्राफी। जो अगला टाइप है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का वो है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी बेटा इसका इस्तेमाल होता है जेनेटिक म्यूटेशन का पता लगाने में। इसका इस्तेमाल होता है जेनेटिक म्यूटेशन का पता लगाने में, ठीक है। डिटेक्ट, डिटेक्ट मतलब पता लगाना, टू डिटेक्ट जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन को एक लाइन में याद रखोगे। म्यूटेशन होती क्या है अगर हम बात करें, म्यूटेशन होती है बेटा जीन में उत्पन्न अचानक बदलाव, जीन या DNA, जीन और DNA में होने वाले अचानक बदलाव, होने वाले
अचानक बदलाव क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जीन या डीएनए में होने वाले अचानक बदलाव क्या कहलाएंगे? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल किसमें होता है? जेनेटिक म्यूटेशन की पहचान में। इसमें एक प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। प्रोब होता क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या आरएनए होता है। ठीक, और इसका इस्तेमाल प्रोब का इस्तेमाल करते हुए हम जेनेटिक म्यूटेशन का पता लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें थोड़ा सा एक लाइन लिखिए। डीएनए या आरएनए की डीएनए या आरएनए की डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से एकल श्रृंखला से एक रेडियोएक्टिव प्रोब PROBE प्रोब एक रेडियोएक्टिव प्रोब जुड़कर लिखो पहले। प्रोब जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं। कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं। ठीक है बेटा, जिसे बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। जिसे बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। ठीक है ना, जिसे बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। क्लोन जिसमें उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते। क्योंकि प्रोब व उत्परिवर्तित जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते। ठीक है बेटा, देखो बात आती है कि प्रोब होता है। देखो अगर हम प्रोब की बात करें, प्रोब की हिंदी जानते क्या होता है? प्रोब की हिंदी होती पहचान करना। लेकिन अब यहाँ पे ये पहचान करने वाले को प्रोब कहते हैं। प्रोब का यहाँ पे सेंस क्या हो जाएगा बेटा? पहचान करने वाला। ठीक है, अब ये होता क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में ई बनेगा बेटा, फॉस्फोरस। ठीक है, ऐसा। तो क्या होता है प्रोब?
प्रॉप की हिंदी पहले जानो। प्रॉप की हिंदी मतलब होता है पहचान करने वाला, ठीक है। और होता क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जिसके पास क्या होता है, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस होता है, इसको बोलते हैं प्रॉप, ठीक है, इसी को बोलेंगे प्रॉप। इसकी थोड़ी सी टेक्निक समझो कि ऑटोमेटिक होती क्या है, ठीक है ना। जो हमने लिखा है उसको समझने की कोशिश करना है। देखो बेटा, हम जानते हैं कि डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब पूरक होती है। पूरक इन द सेंस ए किससे जुड़ेगा, टी से जुड़ेगा, और जी किससे जुड़ेगा, सी से जुड़ेगा, और सी जी से जुड़ेगा, और टी ए से जुड़ेगा। हम ये इतना जानते हैं। तो अगर माने कि हमने स्ट्रैंड सेपरेशन कर दिया, मतलब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग कर दिए, दोनों स्ट्रैंड अगर हम अलग कर दें, फॉर एग्जांपल एक ये स्ट्रैंड लिया हमने और एक ये लिया, ठीक है, और हम प्रॉप को किसी अलग कलर से दिखाते हैं। ये है बेटा हमारा मॉलिक्यूलर प्रॉप, ये प्रॉप है और यहाँ ये प्रॉप है, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान देखो, अब हमें इसमें म्यूटेशन दिखानी है। एक को हमें नॉर्मल जीन बनाना है, दूसरे को क्या बनाना है, म्यूटेटेड जीन बनाना है जिसमें विकार हुआ है। हम ये वाला बनाने की हमारा नॉर्मल जीन है और ये वाला कैसा है, म्यूटेटेड जीन है। यहाँ पे क्या है, हम इसमें विकार दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, जरा एक मिनट से यहाँ ध्यान दें। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे टी लिख दिया, यहाँ पे जी लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, सी, ठीक है। तो प्रॉप में भी क्या होगा, प्रॉप क्या होगा, इस डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ क्या होगा बेटा, टी ए के सामने क्या आएगा, टी आएगा, टी के सामने क्या आएगा, ए आएगा, जी के सामने क्या आएगा, सी आएगा, और सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। ये वाला है हमारा प्रॉप, रेड वाला जो हमने लिया ये प्रॉप विद रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस प्रॉप है, और इसके पास क्या है, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है, ठीक है। और जो येलो वाला हमने स्ट्रैंड दिखा है ये हमारा नॉर्मल जीन है, ये हमारा नॉर्मल जीन है, ठीक है। ये क्या है, ये भी प्रॉप है। ये वाला जीन कैसा दिखाएंगे हम, म्यूटेटेड जीन दिखाएंगे। एक मिनट देखो, अगर हम यहाँ पे ए लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, टी लेंगे, हम यहाँ पे म्यूटेटेड जीन दिखाएंगे इसलिए इसको अलग कर देंगे। यहाँ पे जी की जगह हमने क्या दिखा दिया, फिर हम यहाँ पे टी दिखाएंगे, ठीक है। और अगला तो हमारा सी है ही, वहाँ सी, ठीक है। प्रॉप में हम क्या दिखाएंगे, प्रॉप में बेटा ए के सामने क्या आएगा, टी आएगा, टी के सामने क्या आएगा, ए आएगा, और यहाँ पे क्या है, सी है हमारा, क्योंकि सेम प्रॉप लिया है तो हम यहाँ पे सी ही रखेंगे, और इस सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया बेटा। तो ये कैसा है हमारा, म्यूटेटेड जीन है यहाँ, तो इसको हमें दिखा देना है म्यूटेटेड जीन। और म्यूटेशन कहाँ हुआ है, इस पार्ट में, ठीक है ना। देखो, तो प्रॉप क्या है, जो हमारा दूसरा नॉर्मल जीन है उसके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे क्या है, जो प्रॉप है हमारा म्यूटेटेड जीन है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ म्यूटेशन हो गई है, और यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे जी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया, टी आने से यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। और जब ये हम इसको फोटोग्राफिक फिल्म पर डालेंगे तो ये लाइट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो चुकी है, ठीक है। ये वाला लाइट देगा, ये क्या देगा, इमिट लाइट, यानी कि लाइट उत्सर्जित करेगा, इमिट लाइट ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, इमिट लाइट ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। यहाँ पे क्या होगा, नो लाइट, कोई लाइट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया,
यही तो हम लोगों ने लिखा है, जरा उसको पढ़ो, फिर उसको चित्र को बनाने की कोशिश करो और देखो जो लिखा है वही है। बन गया बेटा? ओके। ठीक है, बन गया? चलो बिटा दो, हो गया। अगला हेडिंग है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हिंदी बोलते हैं इसको पारजीनिज्म। पारजीनिज्म पारजीनिज्म क्या होते हैं? कोई बताएगा? पारजीनिज्म तो क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की परिभाषा याद करो, क्या लिखा था उसमें? पन्ने पे लिखो जरा, क्या लिखा उसमें? जीएमओज की परिभाषा याद करो, उसमें देखो क्या लिखा है। बोलो बोलो क्या लिखा है? जब हमने जीएमओ की परिभाषा पढ़ी थी, हाँ बोल बेटा बोलो। जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रगति पर पोषित जीव। नहीं, बेसिकली जीएमओ होता क्या है ये बताओ, क्या होता है? वहां पे लिखा हुआ कहीं पे क्या होता है? ये लिखा है, ये क्या लिखा है? आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड जीन लेबोरेटरी यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा देखो इतना क्या है, देखो एक मिनट सुनो मेरी बात, अब मुझे समझो। जब हमने आनुवंशिकता और रूपांतरित जीवों की बात की थी तो उसमें सिर्फ ये कहा था कि ऐसे जीव जिनके डीएनए में बदलाव कर दें, कैसे करेंगे? यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जीन अभियांत्रिकी का इस्तेमाल करते हुए जीवों के डीएनए में बदलाव करना क्या कहलाता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे? आनुवंशिकता और रूपांतरित जीव बोलेंगे। वहाँ जीव है, जीव में मतलब क्या है? जीव का मतलब जब जीव की बात करेंगे तो प्लांट और एनिमल दोनों आएगा। जीव की बात करेंगे तो प्लांट और एनिमल दोनों आएगा, लेकिन जब एनिमल की बात करेंगे तो केवल एनिमल की बात करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, दीज आर द एनिमल्स जिनके डीएनए में क्या करेंगे? बदलाव करेंगे यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना, अंडर लैबोरेटरी कंडीशंस।
तो जीन अभियांत्रिकी का इस्तेमाल करते हुए जंतुओं के डीएनए में बदलाव करना क्या कहलाता है? ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? पारजीवी जंतु कहेंगे। ठीक है, इसे लिखो जरा। ऐसे जंतु क्या हो, क्यों सी आ रही है? बता दिया करो, मैं भी आंसरूंगा। बेटा क्या बात है, बोलो तो, ये बताओ क्या बात है। चलो चलो, कोई बात नहीं, हंसना अच्छी बात है, हंसना अच्छी बात है, पर पढ़ाई के साथ में। चलो, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है, परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे पारजीवी जंतु कहते हैं। उसे पारजीवी जंतु कहते हैं। उदाहरण चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय, मछलियां इत्यादि। नोट करके लिखना। पारजीवी जंतुओं में लगभग 95% से अधिक चूहे हैं। पारजीवी जंतुओं में लगभग 95% से अधिक चूहे। पारजीवी जंतुओं में लगभग 95% से अधिक चूहे। बेटा इसको देखो, समझो, अगर 100% पारजीवी जंतु हैं, अगर 100% ट्रांसजेनिक एनिमल होते बनाए, ठीक है, तो 100 का कितना चूहे होंगे? 95%। तो इस 100 का क्या होगा? 95% क्या होंगे? चूहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 100 लिए, 100 जीव बना दिए ट्रांसजेनिक एनिमल, तो 95 क्या होंगे बेटे? चूहे होंगे। बचे 5 में कोई और कोई आएगा, बचे 5 में क्या होंगे? बाकी सब आएगा। ठीक है, तो जितने भी हमने एनिमल बनाए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, उनमें 95% क्या है बेटा? चूहे हैं, बल्कि 95% से ज़्यादा ही है। ठीक है, बाकी बचे 5%, उसमें बाकी दूसरे ट्रांसजेनिक एनिमल्स आएंगे। चलो, 95% चूहे हैं। क्यों? खुद से सोचो क्यों? चूहा क्या है? स्तनधारी है। हम लोग क्या है? स्तनधारी है। चूहा क्या है? स्तनधारी। मैमल, हम लोग क्या है? मैमल है। चूहे की फिजियोलॉजी और हमारी फिजियोलॉजी आपस में बहुत ज़्यादा मिलती है, तो चूहा एक रिसर्च ऑर्गेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल होता है, मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी वजह से हमने मोर देन 95% से अधिक चूहे बनाए हैं, ट्रांसजेनिक माउस बनाए। मुझे समझ में आई? बात प्रैक्टिकल नहीं है, रिसर्च के लिए बनाया है, रिसर्च ओरिएंटेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी एक मैमल है और हम भी क्या है? मैमल है। हमारी अधिकतर जो है क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलती हैं, फिजियोलॉजी सेम है। ठीक है ना, फिजियोलॉजी सेम होने की वजह से जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना, तो मेडिसिन की जो टेस्टिंग होती है चूहा भी होती है, वैक्सीन की जो टेस्टिंग होती है चूहा भी होती है। बाद में जाके हम अपने मतलब मानव के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम चूहों को देते हैं वैक्सीन।
ठीक है, बंदर पे भी होता है, बंदर पे भी होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो रिसर्च की है वो चूहे पे। 95% से ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स का अपने आप में पता है कितना बड़ा डाटा हो गया, यानी कि इतना रिसर्च पर्पस के लिए हम चूहे ही जो है बनाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, रिसर्च पर्पस के लिए। ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो छोटा साइड का ट्रांसजेनिक जंतुओं से मानव को होने वाले लाभ। ट्रांसजेनिक जंतुओं से मानव को होने वाले लाभ। इसमें सीधे सीधे लिखो नंबर 1 डाल नंबर 1 सामान्य शरीर पर क्रिया विकास। सामान्य शरीर क्रिया और विकास कैसे? सामान्य शरीर क्रिया, शरीर क्रिया मतलब फिजियोलॉजी की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे शरीर क्रिया या तो यहाँ पे बात हो रही है फिजियोलॉजी व विकास। तो हम देख रहे हैं इसके उपयोग, ठीक है, और उपयोग में नंबर 1 है ये हमारा सामान्य शरीर क्रिया व विकास। पारजीवी जंतुओं का निर्माण। पारजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है। पारजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों के नियंत्रण व इनका शरीर के विकास तथा सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तथा सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 डाल के बेटा रोगों का अध्ययन। रोगों का अध्ययन किस पे करते हैं? जीवों पे करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे रोगों का अध्ययन। नंबर 2 लिखो बेटा रोगों का अध्ययन। अनेक परजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं। अनेक परजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिनसे रोग के विकास में विकसित किए जाते हैं। जिनसे रोग के विकास में जीन की भूमिका के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है बेटा, समझ में आया ना पॉइंट? ठीक है, तो रोग के विकास में जीन की भूमिका की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके, इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लिखो। उदाहरण के तौर पर कैंसर, कॉमा सिस्टिक फाइब्रोसिस, कॉमा rheumatoid arthritis, rheumatoid
आर्थराइटिस, इसे गठिया बोलते हैं। गठिया दो प्रकार की है, एक नॉर्मली होती है और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस तथा एल्जाइमर हेतु पारजीनी जीवों के नमूने उपलब्ध हैं। हेतु पारजीनी जीवों के नमूने उपलब्ध हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस किससे संबंधित है, जरा बताओ फटाफट। ये किससे संबंधित है? सर गठिया रोग से। ना, गठिया तो ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये गठिया है। गठिया भी दो तरह की है, एक रूमेटॉइड कहलाती है, एक नॉर्मल गठिया है। तो रूमेटॉइड का संबंध होता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिकली एक तरीके से जाती है। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें तो ये क्या है, ये फेफड़ों से संबंधित रोग है, श्वसन तंत्र से संबंधित विकार है, फेफड़ों से संबंधित। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक, फेफड़ों से संबंधित विकार है। अगला बेटा लिखोगे इसमें, रोग का अध्ययन करने के बाद जैविक उत्पाद, जैविक उत्पाद प्राप्त करने अगला हेडिंग ये है। ठीक है, जैविक उत्पाद प्राप्त करने के इसमें थोड़ा सा लिखो पहले, कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है। औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती है, जो जैविक उत्पाद से बनी होती है। इसमें पारजीनी जंतु जो जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं, पारजीनी जंतु जो जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उनमें विशिष्ट जीन को प्रवेश कराकर वांछित जैविक उत्पाद की प्राप्ति संभव हो पाती है, दो तीन उदाहरण लिखे हैं यहाँ पे। तो इसमें पहला उदाहरण लिखो, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। देखो बेटा, पहला उदाहरण लिखेंगे हम लोग, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। क्या है ये है क्या, एक इसके ब्रेक में लिख लो, एक मानव प्रोटीन, ये बेटा एक मानव प्रोटीन, एक क्या है, मानव प्रोटीन। अब जब इसकी कहानी सुनो पहले तो फिर लिखते हैं। एक गाय बनाई थी हमने ट्रांसजेनिक, उसका नाम है रोजी, उसको एक नाम दिया रोजी। तो रोजी क्या है, एक गाय है। रोजी क्या है, गाय। गाय ऑब्वियसली बात है, दूध देगी, है ना।
तो उसके जो मिल्क में क्या होगा, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जो है ये हमें प्रोटीन चाहिए, क्योंकि जो एक तरीके से हमें क्या लिखा है, मानव प्रोटीन है ना, मानव प्रोटीन है, जाहिर सी बात है उसमें नहीं था, उसमें उस गाय में नहीं था। हमने क्या करा, इस लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन को कोड करने वाले जीन को हमने कहाँ डाला, रोजी गाँव में डाला, रोजी गाय में डाला। जब ये जीन जो कि अल्फा लेक्ट एल्बुमिन को कोड कर रहा है, हमने इस जीन को कहाँ डाला बेटा, रोजी गाय में डाला। और जब ये जीन रोजी गाय के पास पहुंच गया तो ये जीन क्या बनाएगा, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और ठीक है, कोई बच्चा जब गाय का दूध पिएगा तो वो प्रोटीन हमें मिल जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो कहानी ये है कि अल्फा लेक्ट एल्बुमिन को कोड करने वाले जीन को हमने कहाँ प्रवेश कराया, एक गाय में प्रवेश कराया, जिससे एक ट्रांसजेनिक गाय बनी, उसका नाम क्या था, रोजी काउ या रोजी गाय, ठीक है, ठीक है। तो उसके दूध में क्या मिला हमें, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन मिला, जो कि शिशु के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। बच्चों के यानी कि जो शिशु होते हैं ना हमारे नवजात शिशु, ठीक है ना, उनके विकास के लिए जो अल्फा लेक्ट एल्बुमिन अत्यंत आवश्यक होता है। आजकल की महिलाएं क्या होती हैं, वो कहना नहीं चाहिए, वो मतलब सेल्फ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं। उनको क्या है कि मतलब डेयरी वाला दूध हो गया या डिब्बे वाला दूध हो गया तो वो इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं मिलता, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जितना मिलना चाहिए जिस मात्रा में, उस मात्रा में नहीं मिलता, जो कि बच्चों के विकास के लिए कराना जरूरी होता है। तो ये इसकी कहानी है। तो वो नाम लिखो जरा एक मिनट, थोड़ा सा इसको बनाते हैं। मिल्क प्रोटीन है बेटा, ये मानव प्रोटीन है, ठीक है। तो इसको कोड करने वाला जो जीन है, कोडिंग जीन, तो हमने इसका कोडिंग जीन किसमें प्रवेश कराया बेटा, एक गांव में, रोजी काउ, नाम इसका सही से रोजी काउ, रोजी काउ में इंसर्ट कराया जीन, इंट्रोड्यूस यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड इन रोजी काउ, ठीक है ना। अब चूंकि ये जीन काउ के पास आ गया तो ये क्या बनाएगा, जाहिर सी बात है, अब इसके मिल्क में क्या होगा, अल्फा लेक्ट है, तो यहाँ जो मिल्क आएगा इसमें क्या आएगा बेटा, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन आएगा, एल्ब्यूमिन, MIN ऊपर लिख दिया, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, ठीक है। इतना बनाओ बस, आगे लिखाने की इसमें जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही समझ लेना कि अल्फा लेक्ट एल्बुमिन क्या एक मानव प्रोटीन है, और इस प्रोटीन को कोड करने वाले जीन यानी कोडिंग जीन को हमने कहाँ इंट्रोड्यूस कराया, रोजी काउ में इंसर्ट कराया, और उस रोजी काउ ने फिर उसके मिल्क में क्या है, हमें अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन मिला, ठीक है, जो कि क्या होता है, बच्चों के विकास के लिए या शिशु के विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ देखो, शिशुओं के विकास के लिए आवश्यक। ठीक है, चलो इसे बना लो। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल ये हो गया, अगला एग्जांपल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, आई की बेटा 1 है एंटीट्रिप्सिन, ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। पहला एग्जांपल क्या था, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जो कि मानव प्रोटीन है, और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है ना, ये भी एक प्रोटीन ही होती है, ठीक है। इसकी कहानी सुनो क्या होता है। एक बीमारी होती है एम्फीसिमा, एक बीमारी है एम्फीसिमा। एम्फीसिमा फेफड़ों से संबंधित एक विकार होता क्या है, जब कोई व्यक्ति एक्सेसिव स्मोकिंग करता है, अत्यधिक धूम्रपान करता है, ठीक है ना, तो जो अत्यधिक धूम्रपान करने से क्या होता है कि उस व्यक्ति के फेफड़ों में जो एल्वियोलाई मौजूद हैं, वो नष्ट होने लगता है। क्यों वो नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि स्मोकिंग के माध्यम से ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो एक्टिवेट होता है, और उसके एक्टिवेट होने से एल्वियोलाई की जो दीवार है
की दीवार में जो प्रोटीन फाइबर है वो टूटने लगते हैं। टूटने लगते हैं मतलब एल्विलाई नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, जब एल्विलाई नष्ट होने लगेंगे तो जाहिर सी बात है फेफड़े डैमेज होने लगेंगे, फेफड़े डैमेज होंगे और अल्टीमेटली व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो हमें जो ये एम्फीसीमा, यही बीमारी बेटा एम्फीसीमा कहलाएगी। तो एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट में जो जैविक उत्पाद इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये ट्रेसी सीप से मिलेगा। ट्रेसी एक नाम है भेड़ का, तो भेड़ जो कि ट्रांसजेनिक है उसका नाम बेटा ट्रेसी। ट्रेसी एक भेड़ है। ठीक है, हमने क्या करा, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को एनकोड करने वाले जीन को हमने कहाँ डाला बेटा, उस भेड़ के अंदर डाला। तो उस भेड़ की जो मिल्क आया, उस मिल्क से हमें क्या मिला, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन मिला। और इस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल किया हमने किसमें, एम्फीसीमा के उपचार में। ये करेगा क्या, ये करता है कि जो ट्रिप्सिन है ना उसको बाइंड कर लेता है। बाइंड करना मतलब ट्रिप्सिन को प्रोटीन की दीवार, जो एल्विलाई की दीवार है ना, प्रोटीन है ना, उसको प्रोटीन फाइबर उसको तोड़ने नहीं देगा, उससे बाइंड करेगा और ट्रिप्सिन को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करना मतलब उससे प्रोटीन फाइबर को तोड़ने नहीं देगा। इस तरीके से क्या होगा, एम्फीसीमा क्योर हो जाता है। ठीक है, तो इतना लिखिए। सीधे सीधे इसमें लिखो बेटा, इसका उपयोग क्या होता है, एम्फीसीमा के उपचार में। एम्फीसीमा के उपचार में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है। ठीक है, मिलता कहाँ से, ये भी लेकिन थोड़ा ट्रेसी सीप से मिलेगा हमें। देखो बेटा, यहाँ पे भी दो बातें याद रखनी है, पहले इसको मिटा दो। सेम कहानी जिसकी हमने अल्फा लैक्ट एल्बुमिन की पढ़ी थी ना, उसकी भी यही है। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, ये भी क्या है, एक मानव प्रोटीन है। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन क्या था, मानव प्रोटीन था। ये भी क्या है, एक मानव प्रोटीन है। तो बेटा ये क्या है, मानव प्रोटीन। बात समझ आ गई। अब इसको कोई ना कोई जीन तो बना ही रहा होगा। जीन मतलब डीएनए तो बनाता है ना प्रोटीन। डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन। और डायरेक्ट कह दो तो डीएनए से प्रोटीन बनना है, और डीएनए ही क्या होता है, जीन होता है। यह जीन क्या है, डीएनए। ठीक है ना, तो इसको एनकोड करने वाला कोई जीन होगा जो कि ये प्रोटीन बना रहा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, देखो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का जो कोडिंग जीन होगा बेटा, का जो कोडिंग जीन है, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसको इंट्रोड्यूस किया किसमें, ट्रेसी शीप में। ट्रेसी शीप, TRACY, ट्रेसी शीप, ये भेड़ है। इसको इंट्रोड्यूस किया ट्रेसी शीप में, और ये फिर क्या बनाएगी, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बनाएगी। इस तरीके से यही बनाएगी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। और ट्रेसी शीप क्या है बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल है। ऐसी रोजी काऊ क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल है। एंडी एक मंकी है, एंडी मंकी क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल है। डॉली, पॉली, मॉली, ये तीनों भेड़ है, फीमेल भेड़। डॉली, पॉली, मॉली, ये भी भेड़ है, जिसमें सबसे पहले किसका क्लोन बनाया गया, डॉली का। डॉली शीप बनाई गई। तो ये नाम याद रखें, डॉली, पॉली, मॉली। ठीक, तो ये सारे के सारे ट्रांसजेनिक एनिमल। तो इसकी कहानी समझ में आ गई ना, इसको बना लो। और एम्फीसीमा के बारे में नोट करके लिख लेना, ये फेफड़ों से संबंधित विकार है, बस इतना लिख लो। एम्फीसीमा के बारे में छोटा सा लाइन लिख लेना, फेफड़ों से संबंधित विकार जो कि अत्यधिक धूम्रपान करने की वजह से होता है। एक लाइन और ऐड कर लेना, एम्फीसीमा के बारे में नोट करके लिख लेना, ये फेफड़ों से संबंधित विकार है जो कि अत्यधिक धूम्रपान के कारण होता है। एम्फीसीमा के बारे में लिख लो बेटा, ये फेफड़ों से संबंधित विकार है जो कि अत्यधिक धूम्रपान के कारण होता है। ठीक है,
तो रोजी काओ की कहानी पता चल गई, ट्रेसी शीप की कहानी पता चल गई। इनके नाम याद रखना है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। तो ट्रेसी से ट्रिप्सिन याद रखो, ट्रेसी से ट्रिप्सिन हो गया, रोजी से क्या रखोगे, रोजी से लैक्ट एल्ब्यूमिन याद रखो। इसको मिटा दो बेटा, हो गया सबका बन गया। अगला आइटम था हमारा जो 3 पढ़ लिए थे ना, 3, अगला आइटम चौथा टीका सुरक्षा। टीका सुरक्षा यानी वैक्सीन के निर्माण में, ठीक है ना, टीका सुरक्षा। तो चौथा पॉइंट हम लिख रहे थे उपयोग में टीका सुरक्षा। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड की कोई वैक्सीन बनी थी 2020 और के आसपास, जो कोविड का टाइम था, कोरोना काल जिसको बोलते हैं, जो भी वैक्सीन बनी, कोवैक्सीन बनी या कोविशील्ड बनी, तो इनका डायरेक्ट हमने मानव पे परीक्षण किया नहीं होगा। तो ऐसी बात है कि जो भी वैक्सीन बने, कोई भी वैक्सीन बने, हम कोविशील्ड की बात नहीं कर रहे, कोवैक्सीन की बात नहीं कर रहे, कोई भी वैक्सीन बनेगी तो उसका क्या सबसे पहल हम उपयोग मानव में कर देंगे? नहीं करेंगे ना। तो उसका प्रयोग सबसे पहले कुछ जीवों पे होगा। जीवों पे ट्रायल होने के बाद, मल्टीपल टाइम्स ट्रायल होता है, कई बार, एक बार ट्रायल करने के बाद नहीं, कई बार ट्रायल होता है। 3 फेजेस में ट्रायल होता है, 3 फेजेस में ट्रायल होता है, ठीक है। तो उस पर ट्रायल करने के बाद फिर हम फाइनल में ह्यूमन के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। तो टीका सुरक्षा का मतलब है कि इसका कोई भी वैक्सीन बनती है तो वैक्सीन का ट्रायल सबसे पहले कहाँ होगा? कुछ ऐसे मॉडल ऑर्गेनिज्म पे होगा या रिसर्च ऑर्गेनिज्म पे होगा जिसपे ये पता करेंगे कि क्या मानव के लिए सही है या नहीं। ठीक है, तो टीका सुरक्षा का मतलब ये होगा। इसमें कोविशील्ड का यूज सबसे पहले किस पे होता है? ये देखने में बताइए, मिलता है। चलो इसमें टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जांच के लिए बारजीनी चूहों को विकसित किया गया। बारजीनी चूहों को विकसित किया गया। अगला पॉइंट, पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए पारजीनी चूहों का इस्तेमाल किया जा चुका है। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए पारजीनी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। देखो बेटा, कोविड का जो इस्तेमाल हुआ था वो चूहों पे हुआ था। उसके अलावा कई सारे हैं, पिग्स पे भी हो चुका है। ठीक है, पिग्स पे हो चुका है, सबसे पहले चूहों पे दिखा रहा है, चूहों पे हो चुका है, बंदरों पे भी किया जा चुका है। चूहे, बंदर, पिग्स, हाँ, सब वहाँ पे करा है। ठीक है, तो ये बेटा टीका सुरक्षा के बारे में हो गया। एक और लेकिन सब छुड़वा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन से जुड़ा एक मुद्दा होता है, नैतिक मुद्दे। छोटी सी नैतिक मुद्दे, ये एप्लीकेशन से हटके बेटा है। जो बायोटेक के एप्लीकेशन है ना, इनसे छोटा सा एक टॉपिक है हटके। तो एथिकल इश्यूज या नैतिक मुद्दे।
नैतिक मुद्दे। इसमें ये नैतिक मुद्दे में पढ़ने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ही समझो। अगर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं या कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं, उसका प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो उन दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, नैतिक मुद्दे के तहत हम उसको अध्ययन करेंगे। अगर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो भी और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो भी, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम कोई ऐसा जीन डाल दें किसी जीव पे जो कि पूरे के पूरे एक प्रजाति के लिए क्या हो, हार्मफुल हो जाए, नुकसानदायक हो जाए, तो वो नष्ट कर देगी पूरी प्रजाति। ये उसका नकारात्मक प्रभाव होगा। ठीक, सकारात्मक प्रभाव में हमने अपनी सुविधा के लिए तो हमने कुछ जानवर बना लिए, ट्रांसजेनिक एनिमल बना लिए, लेकिन क्या वो ट्रांसजेनिक एनिमल पर्यावरण में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, सवाल ये है। यही कहलाते हैं नैतिक मुद्दे। ठीक है, तो कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल बना, वो दूसरे ट्रांसजेनिक एनिमल के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा, उसके इकोसिस्टम में कैसे रहेगा वो अपने इकोसिस्टम में, ठीक है, पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारा हम स्टडी करते हैं नैतिक मुद्दों। तो इसमें थोड़ी सी बात है। सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए, सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए, सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो जीवधारियों के लिए, जो जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक, जो जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हो, या सहायक हो, सहायक या सहायक हो, उनमें आचरण की परख के लिए, उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता होती है। उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता होती है। पैराग्राफ बदल लिखो। जीवों के आनुवंशिक रूपांतरण से, जीवों के आनुवंशिक रूपांतरण से तब अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं, तब अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं जब ऐसे जीवों को पारितंत्र में प्रवेश कराया जाता है, जब ऐसे जीवों को पारितंत्र में प्रवेश कराया जाता है। पैराग्राफ होगा, पारितंत्र में प्रवेश कराया जाता है। पैराग्राफ बदल गया। इसलिए भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को स्थापित किया है। इसलिए भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को स्थापित किया है जैसे कि GEC, GEEC। जरा इसका नाम बताओ कोई लोग। जैसे कि GEC, इसका नाम बताओ जरा। यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये पुराना नाम है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ये पुराना नाम है, नया नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, अप्रेजल ये नया नाम। तो ब्रैकेट में लिखो, इसका पहले पुराना नाम, पूर्व नाम ऐसे करके लिखो। पूर्व नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये पहले का है।
वर्तमान नाम क्या है, जो कि अब हमें ध्यान रखना है इसका। वर्तमान नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये इसका वर्तमान नाम है या नया नाम या संशोधित नाम है, जैसे भी, ठीक है बेटा। ये इसका नया नाम, वर्तमान नाम या संशोधित नाम, जैसे आपको समझ में वैसे समझ। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, ये भी लिख लो, आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्कृति समिति। हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा, ये भी लिखो, आनुवंशिक ये पहले का नाम होता है, ठीक है। बस क्या है, यहाँ पे अप्रूवल की जगह यहाँ पे अप्रेजल कर दिया। अप्रूवल का मतलब है अनुमोदन, अप्रेजल का मतलब संस्तुति, संस्तुति देना, बस ये अंतर ये है। तो इसका हिंदी में नाम लिख लो, आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति। संस्तुति इस तरीके से, संस्तुति, आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति, ठीक है। अनुमोदन, संस्तुति का मतलब सिफारिश देना, संस्तुति का मतलब क्या हो जाएगा, सिफारिश देना या सिफारिश करना, ठीक है। संस्तुति का मतलब सिफारिश देना या सिफारिश करना, ये उसमें आता है। क्वालिटी में एक शब्द आते हैं, क्वालिटी में बहुत आते हैं, जब अमेंडमेंट पढ़ो ना, ये आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें बहुत आते हैं, ठीक है। संस्तुति दिया या संस्तुति किया, इस तरीके से आप लिखते हैं। चलो, तो बेटा हम लोग लिख रहे थे जैसे कि GEAC और GEAC के बाद के जो हमने एक टर्म लिखे, ठीक है, उसके बाद लिखना जो कॉल आएगा, तो जो GM अनुसंधान संबंधी, जो GM जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, जो GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता, जो GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए GM जीवों के सन्निवेश, सन्निवेश का मतलब क्या बेटा, पारितंत्र में प्रवेश कराना क्या कहलाएगा, सन्निवेश करना, ठीक है। GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा, आदि के बारे में निर्णय लेंगे, तो इसमें दो चीजों को अंडरलाइन करो जरा। इसमें पहली बात इंपॉर्टेंट है, वो लिखो यहाँ पे, GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता, पहला कार्य इसका ये है, अंडरलाइन करो इस लाइन को, GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता, ये GM का पहला काम हो गया। और GM का दूसरा काम क्या है, उसको अंडरलाइन करो। जन सेवाओं के लिए GM लिखना नहीं, अंडरलाइन करो, जो हम लिख चुके उसको अंडरलाइन करो। जन सेवाओं के लिए GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा, ये उसका दूसरा काम, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि GM के कार्य क्या है, तो GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की क्या करना है, हमें जांच पड़ताल करनी है। दूसरा GM जो जीव है उनका पारितंत्र में अगर प्रवेश कराया जाए तो उससे नुकसान क्या है और फायदे, इन दो चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, छोटा सा एग्जाम्पल, बायोपायरेसी, जैविक चोरी, ठीक है, जैव चोरी। देखो बेटा, बायोपायरेसी,
उसको बोलते हैं जैब। बायो का मतलब है जैब और पायरेसी का मतलब है चोरी। तो जैब चोरी या जैविक चोरी? जैब चोरी, बायो पायरेसी। पायरेसी का मतलब है चोरी करना, ठीक है। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एक मूवी है हॉलीवुड की, ठीक है, देखी होगी आई थिंक। किसने किसने देखी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन? तो पायरेट्स का मतलब है लुटेरे, समुद्री लुटेरे। तो पायरेट्स का मतलब होता है समुद्री लुटेरे। वहाँ पे जैक स्पैरो एक कैरेक्टर है उस फिल्म में, है ना, देखिए किसी ने नहीं देखा। तो जैक स्पैरो एक समुद्री लुटेरा है जो कि कैप्टन है अपना, तो वही पायरेट्स का मतलब होता है लुटेरे। देखो बेटा इसमें होता क्या है, बायो पायरेसी का मतलब क्या है। अगर मैंने कोई एक चीज इजाद किया, ठीक है, अगर मैंने कोई ऐसी चीज बनाई, कोई जैविक चीज बनाई जिस पे मैं अपना अधिकार जमाता हूँ, क्योंकि ये मैंने बनाई है और ये अपने आस पड़ोस की एरिया में एक नई चीज है, नोवेल्टी, मतलब इसमें कुछ नयापन है जिसकी अपनी एक खास विशेषता है। लेकिन कोई दूसरी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी या कोई दूसरा संगठन आके ये दावा कर दे नहीं ये मेरा है, और उसको ले जाए, उस वस्तु को उठा के या उस जैविक चीज को उठा के ले जाए, ठीक है, बिना मेरी संस्तुति के यानी सिफारिश के या अनुमोदन के, बिना मेरी संस्तुति या सिफारिश के या अनुमोदन के वो उसको ले जाए और मुझे बदले में कोई भुगतान भी ना करे, मतलब कंपल्सरी भुगतान भी ना करे, तो ये क्या कहलाएगा? बायो पायरेसी कहलाएगा, ठीक है। मैंने कोई ऐसी एक किस्म बना दी, जैविक किस्म बना दी जो कि अपने क्षेत्र में नई है, ठीक है, लेकिन उस किस्म में आके कोई एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां या कोई संगठन आके दावा करे कि नहीं ये मेरा है और उसको ले जाए, ठीक है, मेरी बगैर संस्तुति के या मेरे बगैर अनुमोदन के उसको लेके चला जाए और बदले में मुझे कोई कंपनसेटरी भुगतान ना करे या क्षतिपूर्ति भुगतान भी ना करे, तो वही कहलाता है बायो पायरेसी, ठीक है। इसको लिखो। मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन और क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायो पायरेसी कहलाता है। बायो पायरेसी कहलाता है। अच्छा एक चीज बायोएथिक्स क्या होता है? तो सीधे सुन लो इसको। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियमों का एक समुच्चय होता है जो कि एक नियामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। एक नियमों का समुच्चय होता है जो कि नियामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है, उसको कहते हैं बायोएथिक्स। जैविक वर्ल्ड में, ठीक है, जैविक वर्ल्ड में, जैविक संसार में जीवों नियमों का एक समुच्चय होता है जो कि एक नियामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है, उसको बोलते हैं बायोएथिक्स, ठीक है। और एक शब्द है बायो पेटेंट, एक शब्द है बायो पेटेंट। तो पेटेंट का मतलब राइट यानी अधिकार, बायो पेटेंट मतलब जैविक अधिकार। अगर कोई चीज़ मैंने बनाई तो उस पर मेरा राइट है। अगर कोई चीज़ मैंने विकसित की, अगर किसी पौधे की कोई किस्म मैंने विकसित कर ली तो उस पौधे की नई किस्म जो मैंने बनाई तो उस पर मेरा ही अधिकार, तो ये क्या कहलाएगा? बायो पेटेंट, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं, इनको नाम से याद रखना। तो ये आप लोग थोड़ा सा होमवर्क में करोगे। बायोएथिक्स के बारे में क्या है? बायोएथिक्स, बायोपेटेंट, ये दोनों टॉपिक ध्यान से करना, ठीक है। होमवर्क। बायोटेक फिनिश,
ठीक है, बायोटेक का जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था और एप्लीकेशन थे हमने देख लिए। कल टेस्ट क्या कह रहे हो? कल टेक्नोलॉजी नहीं, अभी पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ये भी जरूरी है। फिलहाल बायोटेक का पोर्शन खत्म हो गया। बायोटेक का जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, मतलब टेक्नोलॉजी का पोर्शन है बायोटेक में, टेक्नोलॉजी का पोर्शन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का है वो हो गया। टूल्स पता चल गया, टूल्स याद रखना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के क्या क्या होते हैं, एंजाइम होता है, वेक्टर होता है, होस्ट होता है। टेक्निक्स क्या होती हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है और पीसीआर। इसके अलावा भी बहुत सारी एसडी पेज वगैरह हैं और बहुत सारी उस पर ध्यान नहीं देना है, दो याद रखनी है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर। फिर स्टेप्स याद रखने हैं, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, लगभग 7 या 8 स्टेप्स जो भी पढ़े थे, ठीक है। तो ये स्टेप्स याद रखने हैं। तो उसके बाद जो एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में और ये ट्रांसजेनिक केमिकल्स में, ये याद रखना है। फिर जो इथिक्स का पोर्शन है, मतलब ठीक है ना, किस तरीके से कोई अगर पारजीवी जंतु है तो पर्यावरण के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इसके कुछ मुद्दे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे ही जीएम क्रॉप के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, एक टॉपिक ये भी है, इसको भी आप लोग करने की कोशिश करना। जीएम क्रॉप के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। एक छोटा सा हेडिंग और लिखो इसको होमवर्क में लिखने के लिए, जीएम क्रॉप, इसके बेटा फायदे और नुकसान, ये दोनों करके लाना, फायदे और नुकसान। और एक टॉपिक और है जो पूछता है, जैव प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, मतलब इस तरीके से कि उस, ठीक है ना, पर्सपेक्टिव क्या है उसका, ठीक है, परिप्रेक्ष्य क्या है। तो ये उसमें 2-3 बातें इसमें से पढ़ लें। जैव प्रौद्योगिकी का अगर हम क्यों पढ़ते हैं, मतलब उसका पर्सपेक्टिव क्या है पढ़ने का, परिप्रेक्ष्य क्या है, तो ये थोड़ा सा पढ़ के लाना। तो ये बातें मुझे यहाँ पे होमवर्क में रहेंगी, ये मुझे बताओगे, ठीक है। जो अगला टॉपिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, और जो कि हम आगे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अगला टॉपिक हमारा बेटा मानव जीवों जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना। इंग्लिश में इसको लिखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HGP, शॉर्ट में लिखते हैं HGP, H यहां से लिया, जी यहां से लिया, P ले लिया, HGP शॉर्ट। तो मानव जीनोम परियोजना या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, शॉर्ट में HGP। सवाल ये उठता है कि जीनोम क्या होता है, परियोजना को पढ़ने से पहले जरूरी कि जीनोम क्या होता है और जीनोमिक्स क्या है। दो बातें जरूरी हैं, जीनोमिक्स क्या है और जीनोम क्या है। तो यहाँ पे 2 शब्द लिखना बेटा, जीनोमिक्स क्या है और एक शब्द है जीनोम। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि जीनोमिक्स क्या है और जीनोम क्या है और जीन एडिटिंग क्या है। जीनोमिक्स क्या है, जीनोम क्या है और जीन एडिटिंग क्या है, ठीक। एक और लिखने चुनेंगे, जीन एडिटिंग। हिंट के तौर पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिख दिया, इसमें भी तो जीन को एडिट कर रहे हैं। इनके तौर पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिखते हैं, जीन एडिटिंग। अब जरा मुझे ये बताओ कि जीनोमिक्स क्या है, जीनोम क्या है और जीन एडिटिंग। देखो बेटा, जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ जीनोम, जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ जीनोम, क्लियर। जीनोम क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव में क्रोमोसोम का पूरा समुच्चय क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। जीन एडिटिंग क्या है, जीन में बदलाव करना मतलब कोई नया जीन जोड़ना या किसी जीन को हटाना, वो क्या कहलाएगा, जीन एडिटिंग कहलाएगा, ठीक। जीन एडिटिंग क्या है, किसी भी जीन में किसी भी नाइट्रोजनस क्षार को हटाना या जोड़ना क्या कहलाएगा, जीन एडिटिंग कहलाएगा।
तीनों शब्द समझ में आए। जीनोमिक्स क्या है? जीनोमिक्स स्टडी है जीनोम की, और जीनोम क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव में गुणसूत्रों का एक पूरा समुच्चय क्या कहलाएगा? जीनोम कहलाएगा। और जीन एडिटिंग क्या है? किसी भी जीव में नाइट्रोजन क्षार को जोड़ना या हटाना क्या कहलाएगा? जीन एडिटिंग कहलाता है। तो तीनों बातें यहाँ पे पता होनी चाहिए आपको होते हैं। ठीक है बेटा? तो जीनोमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीनोम। ये है, ये जीनोमिक्स कहलाएगा। जीनोम क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम या कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन in an organism। ये जीनोम कहलाएगा। इसको एक लाइन में और डिफाइन कर सकते हो, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसका एक नाम और इस तरीके से कैसे हो गया? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये बेटा जीनोम कहलाता है। या तो इसको कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म बोलो, या किसी जीव में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलो। ये क्या है? जीनोम। ठीक है? तो जीनोम को पता चल गया। जीन एडिटिंग क्या है? हमने एग्जाम्पल पहले लिख दिया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने वहां पे भी तो ये करा था, किसी जीन को जोड़ा था, है ना? जैसे हमें अगर ह्यूमन इंसुलिन बनाना है तो ई कोलाई में हम इंसुलिन बनाने वाले डीएनए को क्या करके डालेंगे। तो ये भी एक तरीके से जीन एडिटिंग में तो आएगा। तो जीन एडिटिंग में क्या लिखो बेटा? डीएनए सीक्वेंस में नाइट्रोजनस क्षार को जोड़ना या हटाना जीन एडिटिंग करना। इसमें क्या लिखो? डीएनए सीक्वेंस में नाइट्रोजनस बेस को जोड़ना या हटाना, जोड़ना या हटाना क्या कहलाएगा बेटा? जीन एडिटिंग कहलाएगा। ये जीन एडिटिंग कहलाएगा। ठीक है? बेटा इतना लिख गया? सबका हो गया? जीनोमिक्स पता चला ना? और जीनोम, क्योंकि इन टर्म का इस्तेमाल होगा बार बार। तो जीनोम हमें पता होना चाहिए जीनोम होता क्या है। तो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलो या जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलो, ठीक है? ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलो, क्या है ये? जीनोम कहलाता है। जीन एडिटिंग क्या है? डीएनए में नाइट्रोजनस बेस को जोड़ना या हटाना क्या कहलाएगा? जीन एडिटिंग। तो ये टर्म है, याद रखना चाहिए, इसको हटाओ। बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या, और उससे पहले कुछ जरूरी बेसिक बातें। क्या कोई दो इंसान आपस में समान होते हैं? सवाल ये, क्या कोई दो इंसान दो छोड़े दो, हम यहाँ पे कई सारे लोग हैं, क्या आपस में समान है? कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई लड़की है, कोई लड़का है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी यहाँ पे अंतर है। ये किस वजह से संपन्न हो पाए? ये कैसे हुए बताओ? होते हैं। अच्छा ट्विंस, हाँ आज देखा मैंने। कौन से ट्विंस हो? आइडेंटिकल ट्विंस, सियामीज ट्विंस या पैटर्नल ट्विंस? अरे तो ट्विंस की बात की तो पूरा पता होना चाहिए ना। आइडेंटिकल ट्विंस, सियामीज ट्विंस, कौन से ट्विंस? अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस है तो उसके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी समान होगी, लगभग डीएनए वो समान होगा।
अगर ये आइडेंटिकल ट्विन है तो उसमें भी आता है। फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, डाइजाइगोटिक ट्विंस है, ये अलग है। ट्विंस भी कई कैटेगरी है, वो बात की बात है, इतना बोल रहा है जो पढ़ रहे हैं वो उसमें कंफ्यूज हो रहा है। देखो बेटा, मैं बात कर रहा था कि कोई भी दो जीव मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी दो जीव आपस में समान नहीं होते हैं। क्यों? वजह क्या है? डीएनए। और डीएनए में भी क्या है? डीएनए में क्या है? डीएनए में भी क्या है? डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनस बेस के कारण मैं कहूँ कि कोई भी दो जीव आपस में समान नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो उस क्यों नहीं का जवाब क्या है? डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनस बेस के कारण कोई भी दो जीव आपस में समान नहीं होते, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेस ही निर्धारण करते हैं एक व्यक्ति के उसके मतलब बाहरी दिखावे का या अंदरूनी उसके जेनेटिक मेकअप का निर्धारण करते हैं। उसकी जीन संरचना क्या है उसका निर्धारण करते हैं ये नाइट्रोजनस सीक्वेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सर लिखो, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लिख देता है। जो बातें हमने कही है सिर्फ पहले वो लिखो। डीएनए में मिलने वाले क्षारों का अनुक्रम, डीएनए में मिलने वाले क्षारों का अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, अनुक्रम को लिखो सीक्वेंस होता है। डीएनए में मिलने वाले क्षारों का अनुक्रम किसी भी जीव की आनुवंशिक सूचना का निर्धारण करता है। किसी भी जीव की आनुवंशिक सूचना का निर्धारण करता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी भी जीव की आनुवंशिक व्यवस्था उसके डीएनए में मिलने वाले क्षारों के अनुक्रम से, उसके डीएनए में मिलने वाले क्षारों के अनुक्रम से निर्धारित होती है। क्षारों के अनुक्रम से निर्धारित होती है आनुवंशिक व्यवस्था उसके डीएनए में मिलने वाले क्षारों के अनुक्रम से निर्धारित होती है। ठीक है बेटा, दो बातें जो हमने अभी पहले डिस्कस की वो वही हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपस में डिफरेंट है तो क्यों है? डीएनए में मिलने वाले डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से। ठीक है, तो जो बातें हमने बोली थी वही लिख दी। अगला पॉइंट लिखो। दो विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाला डीएनए सीक्वेंस कुछ जगहों पर भिन्न होता है। और यही विभिन्नता मानव जीनों में मिलने वाले पूर्ण डीएनए सीक्वेंस के बारे में पता लगाने के लिए विवश करती है। ठीक है बेटा, तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा कि हम मानव जीनोम प्रोजेक्ट को क्यों अपनाना चाह रहे थे। ठीक है, क्यों लाना चाह रहे थे, उसकी जो है लाने के पीछे मकसद क्या था। ठीक है, तो मकसद यही है, सबसे पहला मकसद यही कि अगर कोई दो जीव आपस में विभिन्न है या एक दूसरे से भिन्न है तो उस विभिन्नता का कारण क्या है। कारण क्या बेटा?
तो उनके डीएनए सीक्वेंस में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस, ये विभिन्नता का कारण है। ठीक है, तो यही इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या लाया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लाया गया। ठीक है, तो छोटा सा हेडिंग वहीं पर डालो HGP। मेन हेडिंग तो हम जो भी पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन HGP क्या है इसके बारे में देखेंगे। HGP यह एक महापरियोजना है, यह एक दैट इज मेगा प्रोजेक्ट। यह एक महापरियोजना है जो कि यह निर्धारित करती है कि मानव जीनोम में मिलने वाले नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस क्या है, जो कि यह निर्धारित करती है कि मानव जीनोम में मिलने वाले नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस क्या है। ठीक है बेटा, ठीक है, जरा इस लाइन को देखो दोबारा। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया कि मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? मेगा प्रोजेक्ट से मतलब समझते हो ना कि क्या है? एक बहुत बड़ी परियोजना, ठीक है, जो कि निर्धारण करती है कि मानव जीनोम में नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो मानव डीएनए में जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का, उसका निर्धारण करेगा। इन जनरल ये कह सकते हो कि जो डीएनए सीक्वेंस है ना, टू डिटरमिन डीएनए सीक्वेंस, टू डिटरमिन डीएनए सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस का निर्धारण करना मानव जीनोम परियोजना कहलाता है। टू डिटरमिन डीएनए सीक्वेंस क्या कहलाएगा? मानव जीनोम परियोजना कहलाता है। ठीक है, अब इसको अगर मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, उसके पीछे तर्क क्या है? अगर हम इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलेंगे तो उसके पीछे तर्क क्या है? सवाल ये, अगर इसको मेगा यानी महापरियोजना बोले तो क्यों बोलेंगे? ठीक है ना, अब इसको देखते हैं कि इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं। देख बेटा, मेगा प्रोजेक्ट बोलने के पीछे जो पहला रीजन है वो है टाइम। पहला रीजन क्या है? टाइम। आई थिंक टाइम मतलब ही हो गया। देखो बेटा, ये 1990 से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। कब शुरू हुआ? 1990 में शुरू हुआ और 2003 तक चला। में शुरू हुआ और 2003 तक चला। ठीक है, तो कुल मिला के कितने साल लगे? लगभग 13 साल, 13 ईयर लगे, 13 साल लग गए। ठीक है, इतना, पहली बात तो इतना समय लगा इसमें। और दूसरी बात, क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग करने में थोड़ा समय और लगा, यानी कि क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग पूरी हुई है 2006 में। सीक्वेंसिंग पूरी हुई बेटा ये 2006 में। ठीक है, एक तो 13 साल का समय लग गया, ऊपर से क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग कब पूरी हो रही है? 2006 में पूरी हो रही है। तो पहला रीजन क्या हो गया? टाइम हो गया, और अपना भी टाइम हो गया। बाकी कल करते हैं। टाइम है, फिर भी सुन लो, टाइम है, कॉस्ट है, साइज है,
और विभिन्न जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनका इन्वॉल्वमेंट है, और एक नया ब्रांच जुड़ेगा यहीं पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये सारे रीज़न है जो कि इसको मेगा प्रोजेक्ट बनाता है। कल डिस्कस करेंगे इसको, इसको पोस्ट करो।